अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको 3 ऐसे प्रिंसिपल बताए थे जो किसी भी कुंडली में हम किसी क्वेश्चन को रीड करने के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैंने आप दोस्तों से एक प्रॉमिस किया था कि आप में से कोई दोस्त अगर आप अपनी कुंडली को एनालिसिस करवाना चाहे एक एजुकेशन के पर्पज़ के लिए, तो मैं इंशाल्लाह उनको बिल्कुल बताऊंगा किसी प्रोग्राम में कि उनकी कुंडली आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूंगा, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि हम कुंडली को किस तरीके से बनाते हैं और उसको एनालिसिस कैसे करते हैं, और वो 3 रूल जो मैंने आपको बताए थे वो कैसे अप्लाई करते हैं। तो आज आप दोस्तों की खिदमत में मैं फ़हद ख़ान साहब की ये कुंडली शेयर करने जा रहा हूँ। इनका डाटा आपके सामने है। ये 7 अक्टूबर 1984 है। टाइम इनका शाम 4:25 ओकाड़ा की इनकी पैदाइश है। तो इन का मसला था कि इनका बिज़नेस लॉस में जा रहा था या परेशान है, और ये वजह मालूम करना चाहते हैं कि ये कौन से स्टार की वजह है और इसकी कौन सी रेमेडी करने से फ़ायदा हो सकता है, और स्टार की और कौन कौन सी पोजीशन ऐसी हैं जिसकी वजह से इनका बिज़नेस ख़राब हो रहा है, और इसमें जो भी नुकसानात हो रहे हैं इंशाल्लाह वो हम आज इस कुंडली में देखेंगे। आप दोस्तों के एक्सपीरियंस में इजाफ़ा भी होगा। तो चलते हैं इस कुंडली की तरफ। इनका जो सवाल जैसा कि मैंने बताया था बिज़नेस से रिलेटेड था, तो इनकी कुंडली हम देखते हैं। इनकी कुंडली में 7th हाउस जो कि ल्यू है और इसका जो मालिक स्टार सन है। आपके सामने ये सन की पोजीशन जो है 8वें खाने में, ये एक मेलेफिक पोजीशन में ये यहाँ पे प्लेस्ड है। तो सन का 8वें खाने में होना ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं है। एक बिज़नेस के हवाले से बिज़नेस का स्टार अगर 8वें खाने में चला जाए तो ये आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत बुरी पोजीशन समझी जाती है। इसकी वजह इसका ये नुकसान होता है कि ऐसा बिज़नेस किसी न किसी वजह से लॉस में जाता है, और कुछ मसाइल जो गवर्नमेंट से रिलेटेड भी पेश आ सकते हैं, जैसे टैक्सेस का इजाफ़ा हो जाना, या जिस कंपनी के अंडर काम हो रहा है उसके शराइत ज़वाबित में सख्ती हो जाना, ये इस वजह से भी मुमकिन हो सकता है। इसके अलावा 7th हाउस में कोई स्टार नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो क्वेश्चन आप रीड करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो हाउस होता है उसका मालिक स्टार उसको देखते हैं, फिर उस हाउस में जो प्लेस्ड स्टार होते हैं उनको देखते हैं, फिर एस्पेक्ट की बारी आती कि उस हाउस को किन किन स्टार्स की एस्पेक्ट पड़ रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस कुंडली में 7वें खाने में कोई स्टार मौजूद नहीं है, और इस हाउस को राहु की एस्पेक्ट पड़ रही है। 7वें घर को ये आपके सामने है। तो राहु की जब किसी कुंडली में किसी स्टार को बैड एस्पेक्ट पड़ना शुरू हो जाए तो समझ लें कि चलाया जो कारोबार होता है, ये चलता काम जो होता है, एक बार वो अपने असली मुकाम से हट जाता है। अगर अच्छी हालत में है तो वो बुरी हालत में चला जाता है, अगर बुरी हालत में था तो अच्छी हालत में आ जाता है। राहु की बैड एस्पेक्ट जो होती है किसी भी चीज़ को ख़राब करने में बहुत अहम समझी जाती है। अब आपके सामने ये राहु की पोजीशन जो है इसको भी हम समझ सकते हैं कि एक ये भी वजह है। राहु का ताल्लुक़ ऐसे लोगों से भी होता है कि जो नेगेटिव माइंड के होते हैं, या किसी अच्छे काम में रुकावट डालने वाले अफराद भी हो सकते हैं, गलत ज़हनीत के लोग भी इसमें हो सकते हैं। राहु का ताल्लुक़ वैसे भी एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भी समझा जाता है। एस्ट्रोलॉजी में राहु की पोजीशन जो है इस हवाले से बहुत अहम गिनी जाती है कि जब किसी कारोबार में या किसी की सेहत ख़राब होने में या किसी का चलता चलाया काम बिगड़ने में किसी बात की समझ ना आए, और उसमें अगर राहु का एस्पेक्ट बढ़ रहा हो या राहु कंजंक्शन में हो, तो इस हालत को हम ये समझते हैं कि ये यकीनन किसी एक बदनज़र का नतीजा भी हो सकता है, और के सहर जादू का इशारा भी हो सकता है।
तो हम इस इम्कान को भी रद्द नहीं कर सकते कि ये इन साहब का जो कारोबार में गड़बड़ चल रही है इसके पीछे कुछ बदनज़री भी हो सकती है, या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी किसी भी किस्म की कोई नेगेटिव एनर्जी पीछे काम कर सकती हो सकती है, मुमकिन है, मतवक्को है। उसके बाद अगर हम देखें 7th हाउस का लॉर्ड, जैसा कि ये सन है, सन एक फेमस स्टार कह सकते हैं, फेमस एक्टिविटी को ज़ाहिर करता है, या एक ऐसा कारोबार जो बहुत मशहूर हो, जो सबसे डिफरेंट हो, जिसका ताल्लुक़ गवर्नमेंट से हो या एक बड़ी कंपनी से हो। तो सन का 8वें खाने में आना ये समझ लें कि इन चीज़ों की तरफ से रुकावट का वाज़ेह इशारा है। तो ऐसे कारोबार जिनका जो कारोबार का लॉर्ड अगर बुरे हालत में मौजूद हो, तो ये सीधी सी पेशगोई होती है कि वो कारोबार देर पार नहीं चलेगा, कभी ना कभी ये कारोबार ऐसे लॉस में चलेगा कि जिसकी वजह से वो छोड़ना पड़ सकता है। तो सन की पोजीशन ख़राब होना ये एक अच्छे कारोबार का लॉस में होने की तरफ इशारा है। उसके बाद अगर हम देखें इस कुंडली में सिक्स्थ लॉर्ड जो होता है ये किसी कारोबार की एक्टिविटी को ज़ाहिर करता है। तो इस कुंडली में सिक्स्थ लॉर्ड जो है वो मून स्टार बनता है। तो अगर आप इस एस्पेक्ट टेबल में देखें तो मून स्टार जो है ये भी एक मेलेफिक पोजीशन में है, क्योंकि ये एक एनिमी हाउस में प्लेस्ड है। तो यहाँ पे मून का नेगेटिव होना ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये इनकी कारोबारी एक्टिविटी जो है वो भी परेशान कुन है, और इनको छोटे छोटे लॉसेस से अक्सर वास्ता पड़ता रहेगा, क्योंकि ये इनकी एक्टिविटी जो है वो ख़राब होती जा रही है। तो इसमें इनको मून स्टार का भी रेमेडी करना पड़ेगी, और सन की भी रेमेडी ज़रूरी है। अब अगर हम ट्रांजिट में देखें तो ये पोजीशन भी इनके लिए कोई अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें सैटर्न जो है वो 12th हाउस में है। क्योंकि ट्रांजिट में हम मून को लगन मानकर चलते हैं, तो अगर देखा जाए तो ये मून साइन भी बनता है, और ये इत्तेफाक समझ लें कि ये इनका जो राशि उसमें मून स्टार प्लेस्ड है। तो मून स्टार के 12वें खाने में जो सैटर्न का आना ये एक साढ़सती से कहते हैं। तो साढ़सती के बारे में आप दोस्तों को यकीनन पता होगा, ये बहुत मशहूर चीज़ है कि जब भी किसी के ऊपर ये साढ़सती का ज़माना आता है, ये दौर चलता है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा परेशानी का वक्त देखते हैं। ये 2.5 साल के 3 पीरियड होते हैं। तो इन 3 पीरियड में जो 3 किस्म का टाइम आता है, जिसमें फ़ेज़ 1 जो स्टार्टिंग होता है, उसके बाद पीक फ़ेज़ होता है, उसके बाद एंड पे जो है वो सेटिंग फ़ेज़ आ जाता है। तो स्टार्टिंग फ़ेज़ जो है, क्योंकि इनके ऊपर वो स्टार्ट हो चुका है, अगर आप देखें इस टेबल में तो साढ़सती का जो टाइम है इनके ऊपर 24 जनवरी 2020 से शुरू हुआ है, ये राइजिंग फ़ेज़ है इनका, और ये 28 अप्रैल 2022 तक चलेगा। ये समझ लें कि इनकी परेशानी का जो टाइम का आगाज़ है ये इन तारीख़ों से शुरू हो चुका है। उसके बाद 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक इनका पीक फ़ेज़ चलेगा। तो ये इनके ऊपर ज़्यादा परेशानी वाला टाइम हो सकता है। उसके बाद फिर 13 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 में फिर ये राइजिंग फ़ेज़ में आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो पीक फ़ेज़ पे जो परेशानियां पहुंच चुकी थी वो थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपके सामने डेट मज़ीद आपके सामने है कि ये पीक फ़ेज़ फिर चलेगा, उसके बाद सेटिंग आ जाएगा, उसके बाद फिर सेटिंग फ़ेज़ चलेगा। तो ये समझ लें कि राइजिंग फ़ेज़ में परेशानियाँ जो हैं वो स्टार्ट होना शुरू होती हैं, पीक फ़ेज़ में वो बहुत ज़्यादा पीक पे चली जाती हैं, और सेटिंग फ़ेज़ में इन परेशानियों का जो है वो मतलब कि उनकी शिद्दत उनमें काफ़ी कमी आ जाती है। तो ये जैसे ही सेटिंग फ़ेज़ इनका ख़त्म होगा, इंशाल्लाह इनकी जो परेशानियाँ वो बहुत हद तक ख़त्म हो सकती हैं।
अब इनको 60-70 का भी रेमेडी करना ज़रूरी है, क्योंकि इनकी कुंडली में जो 60-70 का जो टाइम है ये बहुत सख्त है। मेरे हिसाब में ये 80 से 90% इनको ज़्यादा परेशान कर सकता है। उसके बाद अगर हम देखें ये तारा मिलान टेबल में आप देखें तो इनका जो सन स्टार है, जो 7th लॉर्ड भी बनता है, ये ट्रांजिट में 25 मई 2021 के बाद ये बुरी हालत में है। क्योंकि जब भी कोई स्टार निदाना ग्रुप में आता है, यानी ये नक्षत्र का वो ग्रुप होता है जिसमें स्टार जो है वो उसकी डेथ की हालत में हो जाता है, वो उस स्टार में किसी किस्म की पावर नहीं रहती। अपने जितने भी उसके मुतालिक उसकी मंसूबात होती हैं, वो जिन जिन चीज़ों से निस्बत रखता है वो सब चीज़ों में नुकसान होना शुरू हो जाता है। और ये सिग्निफिकेशन, क्योंकि ये 7th हाउस की थी इसको लग रही, तो ये सन स्टार जो है 25 मई के बाद ये इस हालत में है कि डेथ की हालत में है। और इत्तेफाक से ये जो टाइम चल रहा है ट्रांजिट में भी ये बुरा है, क्योंकि मून से ये 4th हाउस बनता है। यहाँ पे सन का जो है वो बहुत लॉसेस ज़ाहिर कर रहे हैं। तो 25 मई के बाद जो है कारोबार में इनका ज़्यादा लॉस होना शुरू हो चुका है। तो ये जैसे ही ये ट्रांजिट में या ये तारा मिलान टेबल में ये जैसे ही सन की हालत अच्छी होगी तब इनके हालात इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे होते जाएंगे। अब इनके लिए जो रेमेडी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उसमें एक तो इनको सन से रिलेटेड सदका देना ज़रूरी है, क्योंकि इनका जो बिज़नेस से रिलेटेड स्टार है वो सन है और जो लॉस में जा रहा है। तो सन का जो सदका, सबसे पहले इनको हर संडे वाले दिन परिंदों को बाजरा डालें या कोई दाना वगैरह डालें हर संडे वाले दिन। इससे ये होगा कि सन की जो नेगेटिविटी है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद, क्योंकि कुंडली में एक और चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ कि इनके 9th हाउस में सैटर्न भी है। वैसे तो ये सैटर्न की अच्छी जगह है, लेकिन सैटर्न बेशक अच्छी जगह पे भी प्लेस्ड हो, फिर भी वो उस हाउस की जो सिग्निफिकेशन है उसमें थोड़ी बहुत ज़रूर गड़बड़ पैदा करता है। तो ये 9th हाउस इंसान की लक का होता है, किस्मत का होता है। यहाँ पे सैटर्न का आना ये बंदे के अंदर डिप्रेशन पैदा करता है, परेशानियाँ लेके आता है, सोच जो है वो नेगेटिव हो जाती है। हर बंदा अपने आप को किसी बुरी हालत में जकड़ा महसूस करता है और यूँ लगता है जैसे किसी ने ना उसके ऊपर कोई जादू कर दिया हो, बंदिश लगा दी हो। ये सैटर्न की अपनी हालत है, ये इनके बर्थ चार्ट में है। तो दूसरा, इनको ये सैटर्न की रेमेडी भी करना चाहिए। सैटर्न की रेमेडी में जो सदका सबसे अच्छा गिना जाता है वो है कोई भी तली हुई चीज़ जैसे पराठा या कोई ऐसी चीज़ जो फ्राई हो, उसको आप कौवों को डालें। और दूसरा सदका ये भी आप कर सकते हैं कि ऑयल और आटा ये मिक्स करके कीड़े मकोड़ों को डालें। ये मेरा बहुत पसंदीदा सदका है, ये मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ। इससे बहुत जल्दी इनको इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। तीसरे नंबर पर इनका मून स्टार जो है वो 6th लॉर्ड बनता है, जो इनकी कारोबारी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ लेके आ रहा है। तो मून का सदका इनका ये है कि इनको हर मंडे वाले दिन परिंदों को चावल का सदका देना चाहिए। और इसके बाद 60 भी इनके ऊपर चल रही है, तो 60 से बचने के लिए जो सैटर्न का एक वजीफ़ा होता है ज़ोहल का, वो है या फत्ताह हो या रज़ाक हो। ये इसमें अज़म 797 बार ये रोज़ाना वजीफ़ा पढ़ें, इंशाल्लाह ये 60 के बाद असरात भी ज़ायल हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो में मैंने आपको वो 3 रूल जो बताए थे वो अप्लाई करना सिखाए, और उम्मीद है ये फ़ाहद साहब इनको जो मैंने रेमेडी बताई है इससे ये ज़रूर फ़ायदा भी उठाएंगे। और मेरे उन तमाम दोस्तों को भी उम्मीद है समझ आई होगी जिनको एस्ट्रोलॉजी का शौक़ है। तो आइंदा भी आप दोस्तों में से किसी को कोई मसला हो, किसी किस्म की परेशानी हो,
या वो अपनी कुंडली को एनालिसिस करवाना चाहते हों और एक एजुकेशन के पर्पज़ से करवाना चाहते हो, तो मैं उन दोस्तों की वीडियो उनकी कुंडली बनाकर उनकी वीडियो शेयर करूंगा आप दोस्तों के साथ। और इसके अलावा अगर आप दोस्तों में किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई आप मुझे मशवरा देना चाहें, तो प्लीज़ कमेंट्स में आप मुझे बताइएगा या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करके अपने जो भी मशवरा आप देना चाहें या मेरी इस वीडियो को अच्छे तरीके से मैं जो भी इसमें कमी पेशी है वो कैसे मैं दूर करूं, वो आपके मशवरे का मैं मुंतज़र रहूँगा। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी से अच्छी मालूमाती वीडियो बना के भेजूँगा। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।